नेक्स्ट एक्ट है पॉक्सो एक्ट 2012। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंडर्स, ये हमारा एक्ट है। 14 नवंबर 2012 में पारित हुआ। 9 अध्याय और 46 धारा है इसमें। ये कानून लैंगिक अपराध से शिकायत और सुनवाई प्रक्रिया प्रदान करता है। पॉक्सो एक्ट 2012 में प्रवेशन लैंगिक हमले से प्रावधान क्या है ना। और इसमें क्या है कि पॉक्सो एक्ट में क्या है, 16 वर्ष से कम एज के बच्चे के साथ अगर अपराध हुआ है तो वो पॉक्सो के अंदर आएगा। तो पॉक्सो एक्ट 2012 में प्रवेशन लैंगिक हमले से प्रावधान ये क्या है। व्यक्ति बच्चे के निजी अंगों या मुख में स्वयं के शरीर अंग या अन्य वस्तु प्रविष्ट करता है या उससे स्वयं के साथ ऐसा करवाता है तो इसे प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। इसके लिए सजा धारा 4 में मिनिमम 10 ईयर, और क्या बोलते हैं, बच्चा 16 साल से नीचे का है तो मिनिमम 20 ईयर। ठीक है, ये है। फिर पॉक्सो एक्ट में गंभीर प्रवेशन लैंगिक हमले से क्या तात्पर्य है। इसमें यह है कि यदि अपराध निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट परिस्थिति में किया गया है तो ये गंभीर अपराध माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, पुलिस द्वारा, रक्षा बल द्वारा, बाढ़ की स्थिति में, कोई इमरजेंसी की स्थिति में, सामूहिक दुराचार है, शिक्षण स्थल पर है, शिक्षण स्टाफ संचालक है, प्राकृतिक आपदा के दौरान किया गया है, सांप्रदायिक दंगों के दौरान किया गया है, एक ही बच्चे से बार बार किया गया, बच्चे की मृत्यु हो गई या अंगों को स्थायी क्षति हो गई, गर्भ धारण हो गया, तो इसमें इसमें मिनिमम 20 साल की वो सजा है और मैक्सिमम मृत्यु दंड है। ठीक है। उसके बाद क्या है, लैंगिक हमले से तात्पर्य क्या है। तो लैंगिक हमले से क्या है कि यौन अपराध के उद्देश्य से बच्चे के वक्षस्थल, निजी अंगों से छेड़छाड़, बच्चे से स्वयं के साथ ऐसा करवाना, ये सब क्या है, लैंगिक हमला है। बच्चे की डेफिनेशन क्या है, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा वो कहलाएगा। और सजा क्या है, सजा 3 से 5 साल। फिर गंभीर लैंगिक हमला क्या है, निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट परिस्थितियों में किया गया अपराध। यौन उद्देश्य ये है, बच्चे के वक्षस्थल, निजी अंगों से छेड़छाड़, बच्चे के स्वयं के साथ ऐसा करवाना, जिसमें पुलिस, रक्षा बल, शिक्षण स्थल, स्टाफ, प्राकृतिक आपदा, सांप्रदायिक दंगे, ये सब है। इसमें क्या है कि क्या बोलते हैं, मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 7 साल की इसमें सजा है। फिर पोर्नोग्राफी से क्या तात्पर्य है, ये धारा 13 में। इसमें क्या क्या शामिल है, बच्चे को सम्मिलित करती हुई अश्लील सामग्री बनाना, बच्चे को दिखाना, या क्या बोलते हैं, ऐसी सामग्री का भंडारण, ऐसी सामग्री का वितरण, और बच्चे के निजी अंग का प्रदर्शन, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। लैंगिक उत्पीड़न क्या है, बच्चे को अश्लील सामग्री दिखाना, अश्लील भाषा का प्रयोग, भद्दे कमेंट, अश्लील इशारे, ये सब है। इसमें 3 साल की सजा है। पोर्नोग्राफी में सजा है 5 साल की, और क्या बोलते हैं, जुर्माना 5,000 का। अब इसमें सुनवाई प्रक्रिया क्या है। सुनवाई पुलिस या विशेष यूनिट की जाएगी। शिकायत पर 50 घंटे में कार्रवाई होनी चाहिए। पूछताछ थाने में न होकर घर पर ही होगी। एसआई या उसके ऊपर के रैंक का अधिकारी शिकायत करेगा। पूछताछ में वेशभूषा सामान्य होनी चाहिए। जांच कॉपी संरक्षक को दी जाएगी। चिकित्सक जांच महिला चिकित्सक होगी। सरकार द्वारा विशेष न्यायालय स्थापना की जाएगी। आपत्तिजनक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। व्यक्ति को बच्चे के साथ अपराध जानकारी व सूचना न दे तो 6 मंथ की जेल। ठीक है। शिकायत हेतु पॉक्सो बॉक्स होगा। बच्चे की पहचान उजागर नहीं होगी। कुछ नई गाइडलाइंस आई है, वो क्या है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई, ट्रायल व जांच को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी संचालित किया जा सकता है। फिर फॉरेंसिक जांच कंपलसरी, 7 वर्ष या ज़्यादा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य है। हिरासत के नियम क्या है, पुलिस कस्टडी की 15 डेज अवधि को प्रारंभिक 40 से 60 डेज में बांटा जा सकता है, मतलब 40 से 60 कर सकते हैं। अनुपस्थिति में ट्रायल, भागे हुए आरोपी के मामले में एब्सेंस में ट्रायल व सजा संभव है। कोई आरोपी भाग गया तो वहाँ भी ट्रायल व सजा संभव है। बाल यौन सामग्री को केवल देखना या रखना अपराध, कमर्शियल यूज जरूरी नहीं है ना। केवल देखना या रखना भी अपराध है, जरूरी नहीं उसको कमर्शियल यूज कर ही रहा हो, देख भी लिया तो भी अपराध है।
इसमें एक रोमियो जूलियट क्लॉज आया है। सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत किशोरों में आपसी सहमति से बने संबंधों को आपराधिकरण से बचाने के लिए रोमियो जूलियट क्लॉज लागू करने का सुझाव दिया है। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य है कि 16 से 18 वर्ष के समान एज ग्रुप के किशोरों के बीच सहमति से बने यौन संबंधों को आपराधिक कृत्य के बजाय प्रेम या परिपक्वता की कमी के रूप में देखा जाए। कई बार होता है कि फॉर एग्जांपल लड़का 18 साल 1 दिन, 18 साल 2 दिन का है और लड़की 16 या 17 साल की है। तो लड़की के घर वाले क्या करते हैं, पॉक्सो केस लगा देते हैं लड़के के ऊपर, जिससे लड़का फंस जाता है। कानून उन मामलों में राहत देता है जहां दोनों पक्ष किशोर 16 से 18 वर्ष के हैं और कोई ज़बरदस्ती या शोषण नहीं हुआ है। कानून बच्चों के शोषण को रोकने के लिए है, न कि किशोरों में आपसी सहमति से बने यौन संबंधों को अपराध बताने के लिए। ठीक है, ये है। फिर एक और कानून पढ़ लेते हैं अपन, बाल श्रम कानून 2016। बाल श्रम एक्ट 1986 में पारित हुआ, जिसमें 14 आयु से छोटे बच्चों को बिना जोखिम कार्य की परमिशन है। 2009 में आरटी हुआ, जिसमें 14 एज से कम बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। दोनों एक्ट क्या है, विरोधी है। 2016 में बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम आया। वह इसमें 18 साल के एज के कम बच्चों की 2 कैटेगरी मानी गई, बालक और किशोर। बालक 14 साल से नीचे है और किशोर 14 से 18 साल। बालकों के कार्य पर पूर्ण रोक लगा दी। कुछ विशिष्ट परिस्थिति में काम कर सकते हैं, जैसे स्कूल के बाद कुछ घरेलू व्यवसाय, खुद की दुकान पे बैठ रहा है वो, कुछ आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है, म्यूजिक है, स्पोर्ट है। खतरनाक कार्य पर बैन लगा दिया और कार्यों के कारण शिक्षा अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर जुर्माना, काम करवाने के दोषी माता पिता को फर्स्ट बार फ्री कर देंगे, सेकंड बार 10,000 रुपये जुर्माना है। जो काम करवाता है उस पर 20,000 रुपये जुर्माना, 20 से 50,000 रुपये जुर्माना और 6 से 2 साल की सज़ा। बाल श्रम शिकायत के लिए पेंसिल पोर्टल है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। बाल श्रम पुनर्वास निधि, इसमें है क्या बोलते हैं, इसमें है कि मुक्त पर 15,000 रुपये जमा। इससे अगर मुक्ति मिलती है तो 15,000 रुपये आपको जमा कराने पड़ेंगे, फिर आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब एक तरीके से एक सज़ा है, उसके ऊपर फिर मुक्ति मिलेगी आपको। ठीक है, ये चीज़ है। सूचना का अधिकार भी पढ़ लेते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 नागरिक सशक्तिकरण का कानून है। भारत का हर नागरिक सूचना प्राप्त कर सकता है। 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ। इसमें सूचना से क्या तात्पर्य है? सूचना से तात्पर्य कोई भी दस्तावेज या रिकॉर्ड, सर्कुलर, ईमेल, कोई रजिस्टर की कॉपी, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, कुछ भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकती है। सूचना के अधिकार में क्या क्या शामिल है? सूचना के अधिकार में शामिल है फाइल या दस्तावेज की जांच करना, उसकी कॉपी प्राप्त करना, प्रमाणित प्रति करना, जांच के दौरान टिप्पणी लेना, सरकारी कार्य में प्रयोग सामग्री का नमूना लेना, डिजिटल और हार्ड कॉपी लेना, ये सब इसमें शामिल है। आवेदन प्रक्रिया क्या है? देखो, आवेदन प्रक्रिया में क्या है कि आवेदन सबसे पहले लिखित होना चाहिए, लिखित सक्षम नहीं है तो मौखिक होना चाहिए। 10 रुपये फीस लगती है, बीपीएल के लिए फ्री है। उसके बाद आवेदक की निजी जानकारी जरूरी नहीं है, निजी जानकारी देना इसमें ज़रूरी नहीं है। आवेदक लोक सूचना अधिकारी को देना पड़ेगा। सूचना का कारण बताना ज़रूरी नहीं है, इसमें ज़रूरी नहीं कि हम कारण बताएं कि हम किस कारण दे रहे हैं। फिर लोक प्राधिकरण से तात्पर्य पब्लिक अथॉरिटी है ना। लोक प्राधिकरण का मतलब है सीपीएसयू, मतलब सेंट्रल पीएसयूज और स्टेट पीएसयूज, एसपीएसयू है ना। गवर्नमेंट के पूर्ण या आंशिक अथॉरिटी वाले कंपनी, संसद द्वारा लॉ बनाकर बनाई गई संस्था, सरकार की वित्त पोषित संस्था, विधानमंडल में विशेष कानून में बनाई गई कोई संस्था हो, ये सब क्या है, लोक प्राधिकरण है। आरटीआई में इन सबसे सूचना मांग सकते हो आप। आरटीआई में लोक प्राधिकरण के कर्तव्य क्या है? इसमें है कि अधिकतम सूचना जनता को देना, समस्त सूचना व्यवस्थित रखना, एक अधिकारी सूचना अधिकारी अपॉइंट करेगा, सूचना अधिकारी की नियुक्ति होगी, ठीक है ना। समस्त सूचनाएं दी जाएगी, समस्त सूचनाओं को व्यवस्थित रखा जाएगा, ये सब काम है। और वरिष्ठ अधिकारी को क्या बनाया जाएगा, अपीली अधिकारी बनाया जाएगा, ये सब काम है। फिर आरटीआई में आरटीआई आवेदन का निपटारा कैसा होता है? सबसे पहले सूचना दी जाएगी, सूचना प्राप्त करवाई जाएगी,
फिर रद्द करना। रद्द के संबंध में आवेदक को इन्फॉर्म किया जाएगा। रद्द का कारण बताना पड़ेगा कि भाई आपकी जो सूचना है या क्या बोलते हैं, आवेदक संतुष्ट नहीं है तो अपीलीय अधिकारी को वापस सूचना कर सकता है। हस्तांतरण करना। मांगी गई सूचना प्राप्त अधिकारी से रिलेटेड नहीं है तो 5 दिन के अंदर वो आवेदन संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर सकता है, अन्य विभाग को भेज सकता है जिससे वो संबंधित है। फिर क्या है, सूचना देने का समय क्या है। सूचना देने का समय क्या है कि भाई जनरल टाइम 30 दिन है, 30 दिन में सूचना देनी पड़ेगी। किसी के जीवन से रिलेटेड हो तो 48 घंटे में सूचना देनी पड़ेगी। तीसरे पक्ष से संबंधित हो तो 10 दिन में देनी पड़ेगी। कितने देनी पड़ेगी, 10 दिन में। और आवेदन ट्रांसफ़र होकर आया तो 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। आरटीआई एक्ट में तीसरा पक्षकार कौन है। देखो, सूचना मांगने वाला नागरिक व लोक प्राधिकरण के अलावा कोई नागरिक व संस्था, वो क्या कहलाएगी, तीसरा पक्षकार। ठीक है, सूचना नागरिक तो हो गया पहला और लोक प्राधिकरण हो गया दूसरा, उसके अलावा कोई मांगता है तो तीसरा। नागरिक के अतिरिक्त कोई संस्था अथवा अन्य व्यक्ति सूचना मांगी तो उसे तृतीय पक्षकार कहा जाएगा। लोक प्राधिकरण से किसी अन्य व्यक्ति संस्था की इन्फॉर्मेशन मांगी जाए तो वो भी तीसरा पक्षकार कहलाएगा। ठीक है, फिर कौन सी सूचना नहीं मांग सकते, तो कैबिनेट दस्तावेज, कार्यालय की गोपनीयता संबंधी चीज़ें, देश की सुरक्षा संबंधी दस्तावेज, कॉपीराइट उल्लंघन वाले दस्तावेज, इंडिया की एकता अखंडता करने वाले, कानून में बैन है वो, विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, व्यवसाय संस्था की प्रतिस्पर्धा प्रभावित करने वाली सूचना, ये सब नहीं मांग सकते। आरटीआई एक्ट में सूचना न मिलने पर कहाँ अपील कर सकते हैं, तो सूचना न देना, विलंब से देना, देने में आनाकानी करना, भ्रामक सूचना कर देना, आवेदन रद्द कर देना, अनावश्यक धन मांग करना। तो इनमें तय सूचना में समय इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो 30 दिन में सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी को सूचना कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, अपीलीय अधिकारी को। अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध 90 दिन में राज्य सूचना आयोग को कर सकते हैं। तो 30 दिन में तो उसको कर दो, वो भी नहीं करता तो 90 दिन में राज्य सूचना आयोग को। जुर्माना 250 रुपये पर डे के हिसाब से लगेगा और मैक्सिमम जुर्माना 25,000 रुपये लग सकता है। ठीक है, ठीक है। जैसे तय समय में सूचना न मिले तो 30 दिन में सूचना अधिकारी के विरुद्ध कर दो, अपीलीय अधिकारी को कर दो। और वो भी फिर अगर तय समय में नहीं देता तो उसके विरुद्ध 90 डेज में आप राज्य सूचना आयोग को कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा दोनों एक्ट।